हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल से दिल तक की क्लास में दिल की गहराइयों से स्वागत है आप सभी का। तो लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में और मैं वापस आ चुका हूं दोस्तों, आज आप सभी के सामने एक बेहतरीन क्लास लेकर। और आज हम कल वाले सेशन को आज हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जो हमारी वाइंडिंग वाली चैप्टर चल रही है, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 है ना। हर एग्जाम में वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता होगा और बिहार स्टेट वाली जो भर्ती है इसमें स्पेशली ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। तो आइए जरा देखते हैं, बिल्कुल लाजवाब तरीके से हर क्वेश्चनों का जवाब दूंगा मैं। तो अपना नोटबुक और कलम अपने साथ रखिएगा, हर प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट करिएगा, है ना। बिल्कुल आपको तसल्ली के साथ देखना है और जो चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आए हैं उन चीज़ों को अपने नोटबुक तक आपको नोट करना है। ध्यान दीजिए, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और चाहे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा करके आप निमी टेक्निकल क्लासेस जैसे ही सर्च करेंगे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना, और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये तो क्लास हमारी है कल वाली, है ना, ये हमारी कल वाली क्लास है और आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये है आज का हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जवाब देना है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहला काम करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, है ना, दिल का इमोजी भेजिए। इसके बाद अपने इस जर्नी को, आज के इस क्लास को शुरुआत करिएगा और कमेंट जरूर कीजिए, है ना। अगर आपको क्वेश्चनों का आंसर आता है तो आप कमेंट करने से पीछे आपको नहीं रहना है, आपको सबसे आगे रहना है कमेंट करने में, है ना। और लाइक वाला बटन को दबा करके फिर आप क्लास को शुरू करिएगा देखने के लिए। बाकी शेयर वेयर आपको करना ही है, ये देखिए कोई बोलने वाली चीज़ जो है वो नहीं है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि आज का हमारा 21 जो है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि वाइंडिंग में कॉइल ग्रुप समान सेंटर की हो तो वाइंडिंग कहलाती है। यदि वाइंडिंग में कॉइल ग्रुप समान सेंटर की हो तो वो कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी। याद रखना मेरे भाई, इसको हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं। इसको हम कौन सी वाइंडिंग कहते हैं, ये हमारी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है। अब आप कहेंगे कि सर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का और नाम क्या हो सकता है, तो इसका और नाम है समकेंद्रित वाइंडिंग, है ना। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम समकेंद्रित वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। इस वाइंडिंग का ये दूसरा नाम है ना। अब इस वाइंडिंग को किस मोटर में किया जाता है ये भी जानिए। तो इस वाइंडिंग को हम करते हैं जो आपका संधारित्र प्रारंभ मोटर होती है ना, संधारित्र प्रारंभ मोटर जो होती है, इसी मोटर में इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं ना। तो संधारित्र प्रारंभ मोटर और इसका दूसरा नाम है समकेंद्रित मोटर। आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि कॉइल, पोल और फेज, है ना, क्या क्या है, कॉइल है, पोल है, फेज है, इनकी संख्या 1 से अधिक है ना, तथा वह भिन्न भिन्न स्लॉट में लगी है। ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जो इस प्रकार की वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लेना मेरे भाई, है ना। ये ऐसा दौर चल रहा है आपके लिए, एक स्ट्रगल का ऐसा दौर चल रहा है कि यही दौर आपका फिक्स करेगा कि आप मतलब कि तैयारी करने में कितना ज़्यादा रुचि रखते हैं, है ना। जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्ट लेंगे आप तैयारी करने में, उतना ही ज़्यादा देखिए तैयारी की जो तैयारी है ये आपकी अच्छे लेवल की हो पाएगी, है ना। ये वो दौर चल रहा है जो ये फिक्स करता है कि आपके सपनों में कितना दम है। सपना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट लगाना पड़ता है, जो स्ट्रगल करना पड़ता है ना, वो हर किसी को वो स्ट्रगल पसंद नहीं है ना। तो ये वही दौर चल रही है। कॉइल, पोल, फेज की संख्या 1 से अधिक है और भिन्न भिन्न स्लॉटों में लगाई जा रही है। ऐसी तो देखिए एक ही वाइंडिंग होती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग जो है, इसका डिटेल तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था, बट इसमें भी दे देता हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है ना, ये कहाँ पर लपेटी जाती है,
जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर होते हैं, है ना, कौन से रोटर, जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर होते हैं उसी में इसको लपेटा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो मुख्य पोल होते हैं, यानी कि जो स्टेटर वाइंडिंग जिस पर लपेटी जाती है, जो मेन पोल होते हैं, मेन पोल के जस्ट सामने वाले हिस्से में सिलेंड्रिकल पोल में ज़्यादा टर्न्स होंगे। और जैसे जैसे मेन पोल, यानी कि मैं अगर ये चित्र बना के आपको समझाऊं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। ये है एस पोल और ये है एन पोल। मान लीजिए कि यहाँ पर ये रोटर रखी हुई है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर, है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा टर्न्स रखेंगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर बिल्कुल कम, बिल्कुल कम, फिर ये सामने आ रही है, फिर टर्न्स की संख्या बढ़ा देंगे, फिर और ज़्यादा बढ़ाएंगे, फिर मेन पोल से दूर जा रही है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रकार से वाइंडिंग लपेटी जाती है। ऐसा करने से क्या होता है कि मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होती है ना, मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगी और उसी के साथ में ये हार्मोनिक्स फ्री पावर आपको, हार्मोनिक्स को ये क्या करती है, समाप्त तो नहीं कर सकती, इसको ओवरकम जरूर कर सकती है ना। तो हार्मोनिक्स को कम भी करती है और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो है, ये सिलेंड्रिकल पोल जो मोटर के रोटर होते हैं ना, बेसिकली उन्हीं में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। हर रोटर में नहीं किया जाता। आपको पता होगा कि रोटर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप्स में अलग अलग प्रकार की वाइंडिंग भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लघु पिच वाइंडिंग यानी शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो है, ये कॉइल पिच व पोल पिच के मध्य किस प्रकार का इनका रिलेशनशिप होता है वो आपको बताना है। तो कॉइल पिच और पोल पिच के बीच लघु पिच वाइंडिंग है। लघु पिच वाइंडिंग में देखिए क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं तो ये आपका स्लॉट है ना, यानी कि मोटर का स्लॉट है। ये क्या है, मोटर का 2 स्लॉट है। इस स्लॉट में हमें क्या डालना है, इस प्रकार से वायर्स को डालना है ना। एक टर्न्स हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। देखिए ये हमने एक टर्न डाल दिया, ठीक है ना। मान लीजिए इसका नाम दे दूं मैं S1 और इसको नाम दे दूं S2। समझते रहिएगा चीज़ों को। यहाँ पर है N पोल और यहाँ पर है S पोल, है ना। ये क्या है, N पोल और S पोल। अभी देखिए, जो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री तब आता है जब फुल पिच वाइंडिंग होती है। आपको ये क्या करना है, अगर आप इस वाइंडिंग को यहाँ से ना डालकर यहीं पर आप डाल देते, यहीं से आपने क्या कर देता, इस टर्न को घुमा देता, तो ये 180 डिग्री से कम हो जाती। और 180 डिग्री से कम हो जाती है, उसी को कही जाती है लघु पिच वाइंडिंग। यानी कि इसमें जो कॉइल पिच होती है ना, पोल पिच जो कॉइल पिच जो होती है ये छोटी होती है, पोल पिच इसमें बड़ी होती है ना। ये होती है आपकी पोल पिच। इसको क्या कहते हैं, इसको कही जाती है पोल पिच, है ना। इसको कही जाती है कॉइल पिच। ये क्या है आपकी कॉइल पिच, यानी कि 2 स्लॉट के बीच की जो रेंज होती है उसी को कहा जाता है कॉइल पिच। तो कॉइल पिच देख रहे हैं आप कम है ना, 180 डिग्री से कम है, तो फिर ये बातें हो गई, ठीक है। क्लास को मेरे दोस्त शेयर जरूर करना, है ना। बहुत अच्छा क्लास है यार, बहुत अच्छा क्लास है। मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग देखते हैं क्लास को, है ना। इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना, इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। नुकसान देखिए आपका होगा, क्योंकि अच्छा इतना अच्छा चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको इंटरेस्टिंग के साथ देख नहीं रहे हैं, तो इसमें नुकसान मेरा किसी भी प्रकार से नहीं है, ठीक है। मेरा काम है कि मैं अपने जिम्मेदारी को पूरा करूं और आपका काम है आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। अगर आपने कोई ड्रीम देख रखा है ना, तो वो आपका एक जिम्मेदारी बन जाता है मेरे भाई, और उस जिम्मेदारी को ना बखूबी तरीके से निभाना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है ना, तो उस फ्री की वैल्यू भी, उस फ्री भी चीज़ का वैल्यू होता है, लेकिन वो दिखता नहीं हर किसी को, वो उसी को दिखेगा जो उसकी वैल्यू समझेगा, है ना। नेक्स्ट कि द्विपरत यानी कि डबल लेयर वाइंडिंग में स्टेटर या आर्मेचर में कॉइल की संख्या कितनी होती है। तो ये कॉइल की संख्या जो होती है, ये कॉइल की संख्या बराबर स्लॉट की संख्या। स्लॉट जितने होंगे 24 स्लॉट, 36 स्लॉट, है ना, वो और इसमें कितने कॉइल बन रहे हैं उसकी संख्या, है ना, यही दोनों क्या करते हैं, यही मैटर करते हैं डबल लेयर वाइंडिंग में। फिर है कि प्रति फेज कॉइल ग्रुप की जो गणना है ये कैसे की जाती है। तो प्रति फेज कॉइल की गणना करने के लिए हम, यानी कि हर फेज, जैसे कि 3 फेज है RYB, है ना, हमें
किसी पर्टिकुलर एक फेज का गणना करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल कॉइल ग्रुप, कितने कॉइल के ग्रुप बने हुए हैं उसको हम भाग दे देंगे फेजों की संख्या से। अगर सिंगल फेज है तो सिंगल फेज से, और थ्री फेज है तो थ्री फेज से, है ना। तो इस प्रकार से हम इसकी क्या करते हैं, कॉइल ग्रुप की कैलकुलेशन करते हैं। हर फेज का आप जान सकते हैं, हर फेज का। नेक्स्ट, यदि मशीन वाइंडिंग में एक से अधिक कॉइल ग्रुपों को श्रेणी क्रम में आप क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो समूह कनेक्ट कर समूह बना दिया जाए तो वह क्या कहलाता है। यदि मशीन की वाइंडिंग में एक से अधिक कॉइल ग्रुपों को श्रेणी क्रम में किया जाए तो इसको हम कहते हैं वाइंडिंग ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, वाइंडिंग ग्रुप, है ना। ये क्या कहलाती है आपकी, वाइंडिंग ग्रुप। जिससे आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं, सेल को कनेक्ट कर देते हैं, तो एक से ज़्यादा सेल होते हैं तो सेलों का ग्रुप हो गया, एक से ज़्यादा बैटरी हो गई तो बैटरियों का ग्रुप हो गया। किस प्रकार के कनेक्शन में कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर वाइंडिंग के घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा आगे की ओर बढ़ती है, ऐसा तो देखिए होता है आपका रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन में। और कई बार रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन के बारे में पूछ लिया गया है कि भैया इसमें जो कम्यूटेटर है ना, इसमें जो कम्यूटेटर पिच होता है इसका मान कितना माना जाता है, तो इसका मान आपको 2 मानना होता है। कितना मानना होता है, आपको 2 मानना पड़ता है ना। ये रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन में होता है। और प्रोग्रेसिव कनेक्शन में कितना होगा, तो इसमें होता है आपका +1। कम्यूटेटर पिच जो होता है ये +1 प्रोग्रेसिव में, और रिट्रोग्रेसिव क्या होता है, ये 2 होता है, ठीक है ना, +2। अगला क्वेश्चन 28 के कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कॉइल को जोड़ रहे हैं तो कॉइल कनेक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपका, कॉइल को जोड़ रहे हैं कम्यूटेटर के साथ, कम्यूटेटर के सेगमेंट के साथ, तो ये कॉइल का कनेक्शन हो गया, है ना। अब कम्यूटेटर का कनेक्शन तो कह नहीं सकते क्योंकि कम्यूटेटर कोई कॉइल नहीं है। कम्यूटेटर एक ऐसा भाग है जो स्थिर रहता है, जो क्या करता है, स्थिर रहता है ना। और उसको किसी के साथ जोड़ नहीं सकते, कॉइल को उसके साथ हम जोड़ सकते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो बात दोनों एक ही है, चाहे कम्यूटेटर को कॉइल से जोड़ो, चाहे कॉइल को कम्यूटेटर से, है ना। चाहे कान को इस हाथ से पकड़ो या फिर इस हाथ से, बात तो सेम ही है ना। नेक्स्ट, यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर लगभग एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो वह पूरी वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, इस पूरी वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, वेव वाइंडिंग। देखना मेरे भाई, ये जो वेव वाइंडिंग होती है ना, इसको हम श्रेणी वाइंडिंग भी कहते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम श्रेणी वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि हाई वोल्टेज और निम्न धारा वाली आर्मेचर में इसको हम करते हैं, है ना। वाली मोटर का जो आर्मेचर होती है ना, आर्मेचर में इसको क्या किया जाता है, इसको लपेटा जाता है ना। तो ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें हैं मेरे भाई, इसको आप नोट करके अपने नोटबुक में रखिएगा। एग्जाम के समय निकालिए और फटाफट रिवीजन कर डालिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको इतना भी टाइम नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर है देखिए आपका 30, औसत पिच का मान कितना होता है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। फ्रंट पिच और बैक पिच जो होता है आपस में जुड़ जाते हैं और इसको डिवाइड करना होता है आपको 2 से, है ना। 2 से आपको क्या करना पड़ता है, इसको भाग देना पड़ता है। एक कॉइल की 2 सक्रिय साइड जो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अब देखना यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये मोटर की स्लॉट है ना। ये क्या है, मोटर की स्लॉट है। इस पे हमें क्या डालना है, इस पे हमें इस प्रकार से हमें डालना है एक टन्स, है ना। तो क्या बोल रहा है कि 2 एक्टिव साइड, ये क्या है, ये है एक्टिव साइड, है ना। ये क्या है, इसका एक्टिव साइड, और ये भी है एक्टिव साइड। इन दोनों के बीच की जो रेंज है ना, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको वाइंडिंग पिच भी कहते हैं, वाइंडिंग पिच, कॉइल पिच भी इसी को कहते हैं, कॉइल स्पॉन, यानी कि ये सारा जो नाम दिया गया है ना, ये सब नाम इसी का है ना। ये सब नाम क्या है, इसी का है। चाहे आप लाले राम कह दो, चाहे आप लल्लू राम कह दो, चाहे ललुआ कह दो, कुछ कह दो, सब चीज़ एक ही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ड्रम आर्मेचर पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार कैसा होता है, तो ये बेलन के आकार का होता है दोस्तों। और जो एनटीपीसी यानी कि थर्मल पावर प्लांट, अभी ध्यान दीजिए,
एनटीपीसी से याद आ गया कि पावर जनरेशन भी आपके सिलेबस में है। ये सबसे मजे की बात है कि पावर जनरेशन को जब हम पढ़ेंगे ना, इतना इंटरेस्टिंग के साथ में पावर जनरेशन को कवर कराऊंगा आपकी, देखना आपको भी मजा आ जाएगा, है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि किसी आर्मेचर वाइंडिंग से संयोजन हेतु जो निकाले जाते हैं दो सिरे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको देखिए मेरे भाई, इसको जम्फर कहा जाता है। यानी कि ये आपकी वाइंडिंग हो गई, है ना, ये क्या हो गई, ये वाइंडिंग हो गई। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कही जाती है जम्फर। इसको क्या कहते हैं, इसको जम्पर कही जाती है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उच्च गति वाली इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग जो है इसको हम लपेटते हैं, तो इसको लपेटी जाती है आपकी उच्च गति वाली इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग लपेटी जाती है, तो इसमें हम वेव वाइंडिंग लपेटते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मध्यम व निम्न, इसमें किस प्रकार की मतलब कि मध्यम व निम्न गति वाले आर्मेचर में किस प्रकार की वाइंडिंग लपेटेंगे, तब जाके इसमें आपको लैप वाइंडिंग लपेटना होगा। कौन सी वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग आप लपेटेंगे। और जो उच्च गति वाली इंडक्शन मोटर होती है उसके स्टेटर में, लेकिन इसके रोटर में ध्यान रखिएगा, इसके रोटर में आप लैप वाइंडिंग को लपेटेंगे, ना कि स्टेटर में, है ना। इस चीज़ को आप क्लियर करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप स्टेटर में ही, हाँ स्टेटर में ही मान लें, उसके रोटर में आपको लपेटना है। 3 कली इंडक्शन मोटर के प्रत्येक फेज में कॉइल की जो संख्या होती है वो बराबर होनी चाहिए। और हाँ बिल्कुल सही बात है, फेजों में कॉइल की संख्या एक बराबर होनी चाहिए। जितने टन्स आप आर फेज में दे रहे हैं उतने ही टन्स आपको वाई फेज में भी देना है। स्टेटर में कॉइल की संख्या कितना होता है, वो 1/3 होती है। ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ना, कैसा नया क्वेश्चन। यानी कि हर फेज में जो कॉइल की संख्या है वो मान लीजिए कि 100 टन्स है, तो स्टेटर में जो कॉइल आप लपेटेंगे वो कितना लपेटेंगे, 33 टन्स, उसका 1/3 है ना, 1/3 उसका लपेटा जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए ढूंढ के लाने में ना बहुत मशक्कत करना पड़ता है यार, सच बताऊं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। जितना एफर्ट आप लगाते हैं ना उसका 2 गुना एफर्ट ना पढ़ाने वाले को लगाना पड़ता है। अलग अलग बुक से, अलग अलग जगह से कंटेंट को इकट्ठा करो, क्वेश्चन इकट्ठा करो, फिर चीज़ों को आप तक पहुंचाओ, आप तक डिलीवर करो, है ना। फिर आप उसको अच्छे तरीके से लेते भी नहीं हैं, तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद जा कर के कोई एक क्लास बन पाती है। एक कली प्रेरण मोटर के लिए दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से, ये 120 डिग्री पर इसको हम क्या करते हैं, 120 डिग्री पर इसको हम इंस्टॉल करते हैं। और 3 फेज है, देखिए तीनों फेजों को हम बैलेंस रूप से रखना चाहते हैं इलेक्ट्रिकली रूप से, तो हमें 360 डिग्री को हमें इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि हर फेज यानी कि हर 2 फेज के बीच में जो डिफरेंस है वो बाकी दूसरे फेज में भी डिफरेंस उतना ही आना चाहिए। जैसे कि आर और वाई फेज के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस है, तो वाई और बी के बीच में भी 120 का होना चाहिए, है ना। और वाई और बी के बीच में, और बी और आर के बीच में 120 का होना चाहिए, है ना। ये है 3 कली प्रेरण मोटर में भिन्नात्मक स्लॉट वाइंडिंग करने का मुख्यतः लाभ क्या होता है, तो मुख्यतः लाभ होता है कि अच्छी आउटपुट में आपको अच्छी तरंग रूप मिलती है ना, वाली पावर मिलती है, कॉपर सेविंग हो जाती है, इंडक्टेंस भी इसमें क्या होता है, कुल मिला के आपका निम्न इंडक्टेंस होता है, और लीकेज भी इसमें बहुत कम होते हैं, है ना। इंडक्टेंस लीकेज भी बहुत कम होते हैं, यानी कि लीकेज इंडक्टेंस का मान इसमें बहुत कम होता है। जो फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग होती हैं, है ना, स्पेशली इसकी बात कही जा रही है। तो फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग करने का ये सबसे बड़ा जो है वो फ़ायदा आपको मिलता है। प्रेरण मोटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने का क्या फ़ायदा है, और शॉर्ट पिच वाइंडिंग मैंने आपको बताया कि 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री से अगर कम है ना, तो फिर इसी को हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा अभी तक कि हार्मोनिक्स को कम करने के लिए करते हैं, लेकिन साथ में दोस्तों कॉपर की सेविंग यहाँ पर भी होती है ना। तो ऑप्शन ए और बी वाली जो है, यानी कि ऑप्शन सी जो है, यही आपका करेक्ट होगा। देखिए तो कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन आपको नया सिखा रहा है, आप सीखते रहिए, है ना। अगर है आपके अंदर सीखने की चाहत तो फिर क्वेश्चन है आपके सामने, हर कुछ आपको सिखा के जाएगा, हर वो चीज़ आपको सिखा करके जाएगा, बस सीखने वाले के अंदर लालसा होनी चाहिए मेरे भाई। एक दूधिया सफ़ेद रंग का कृत्रिम पेपर जो उच्च रूप से
अनार्द्रता ग्राही होता है जिसकी विद्युतीय यांत्रिक शक्ति है ना, वहां पर शक्ति लिखा है, शक्ति बहुत अच्छी होती है, क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं मिलिनेक्स पेपर। एम्पायर क्लॉथ के बारे में थोड़ा सा जानिए। एम्पायर क्लॉथ जो होता है ये होता है 2 वाइंडिंग। आपने देखा होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा, कि आपने कभी घर का जो पंखा होता है ना उसको वाइंडिंग कराने के लिए दिए होंगे जलने के बाद, तो आपने देखा हो कि उसमें जो वाइंडिंग की जाती है ना, तो एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल मतलब कि ओवरलैप कराया जाता है। तो जब 2 कॉइल आपस में इस प्रकार से सट जाते हैं तो जब मोटर ओवरहीट हो जाती है ना तो शॉर्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो दोनों वाइंडिंग के बीच में ना एक पेपर डालते हैं, कागज़ टाइप का होता है, वही होता है आपका एम्पायर क्लॉथ पेपर, ठीक है ना। चलिए डिटेल जो है, सारा डिटेल जितना कंटेंट था सब आपके नोटबुक तक पहुंच गया है। कल वाली क्लास को अगर आपने नहीं देखा होगा मेरे भाई, तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ा आप मिस कर रहे हैं, है ना। ये सारी जो क्वेश्चन हैं ये कल वाली क्लास की हैं, तो इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब ज्वाइन कर लीजिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस क्लास को ना, जरा एक बार शेयर जरूर करना मेरे भाई, है ना। बिल्कुल शिद्दत से शेयर करना है, आपको प्यार से शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, दिल से दिल तक की क्लास में आपका हमारा मुलाकात बस यहीं तक था। कल सुबह फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों को सम्मान दीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा। इसी प्रकार से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहिए, है ना। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे फिर से। तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।